7E जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जो टैक्स है उसकी प्लानिंग करके एनुअल 400% तक जो टैक्स है उसको सेव कर सकते हैं? आज के इस टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। 7E के हवाले से हम डिफरेंट लेक्चर देख चुके हैं। अभी डिटेल में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि हम टैक्स को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो 7E का क्योंकि एक रिकैप लेते हैं 1 मिनट का, तो जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि 7E का एक सेक्शन जो था इसको इंसर्ट किया गया कि ये जो टैक्स है आपने पे करना है, और उसके ऊपर कुछ सर्टन कंडीशंस थी। और एक कंडीशन उसमें ये थी कि अगर जो टोटल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है वो 25 मिलियन से ज़्यादा है तो आपने फेयर मार्केट वैल्यू का 1% जो टैक्स है वो पे करना है। कॉस्ट की बात नहीं हुई। फॉर एग्जांपल आपने ये जो बिल्डिंग, ये जो वैल्यू थी, ये अगर आपने 20 मिलियन की परचेज़ की है बिल्डिंग और फेयर मार्केट वैल्यू उसकी आज 25 मिलियन से ज़्यादा है, तो आपने फेयर मार्केट वैल्यू पे पे करना है, कॉस्ट पे टैक्स पे नहीं करना, जो कि एक टैक्स पेयर के साथ एक तरह से हम कह सकते हैं कि सही तरीके से उसको जो रूल्स है, लॉ हैं, उसको अप्लाई नहीं किया गया। कि एक चीज़ जो आपने अभी अर्न ही नहीं की, आपके पास अभी बिल्डिंग है और आपने अभी सेल ही नहीं की, लेकिन टैक्स आप फिर भी दे रहे हैं। बहरहाल एफबीआर के पास पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने ये रूल इंप्लीमेंट किया। अब हम ये देखेंगे कि विद इन द रूल हम इसकी सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं ज्यूम करता हूं कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, या प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, यानी कि घर हो सकता है, और उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है, और उसके बाद उसकी हम फेयर मार्केट वैल्यू भी लिख लेते हैं, और उसके बाद उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो भी हम लिख लेते हैं, और यहाँ से हम ये इसको ख़त्म करते हैं। और उसके बाद आता है जो टैक्स इनका कितना बनता है, वो भी हम यहाँ पे टैक्स लिख लेते हैं, जो 7E डीम्ड इनकम के मुताबिक कैलकुलेशन हो रहा है, 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट थी फॉर एग्जांपल 20 मिलियन की। ठीक है, अब इसकी लेट से 30 जून 23 पे जाके जब आपने ये काम करना है, तो उस टाइम इसकी फेयर मार्केट वैल्यू हो गई है 30 मिलियन। ठीक है, तो 30 मिलियन के ऊपर 1% लें तो कितना टैक्स बनता है? 3 लाख रुपया, और ये आपने हर साल पे करना है। ठीक है, इसमें जो ब्यूटी इसकी ये है, जो एफबीआर की ब्यूटी है, और हमारे लिए ऑब्वियसली टैक्स पेयर के लिए ठीक नहीं है, तो हर साल आपने पे करना है। अगर ये आपके पास प्रॉपर्टी अगले 5 साल भी अवेलेबल है, जो कि आपने सेल नहीं की, और ये वैल्यू आपके पास रिसीव नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपने टैक्स देना है, मतलब आपने पैसे रिसीव नहीं किए लेकिन टैक्स आप दे रहे हैं। बहरहाल खैर, इस चीज़ के ऊपर हम, इस टॉपिक के ऊपर बेशुमार चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं कभी सेव कैसे करना है। देखें, एक जो एफबीआर ने 7E के ऊपर ना कुछ एग्जम्पशंस दी हैं, उनमें से एक एग्जम्पशन ये थी कि अगर आपने जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दी हुई है, और रेंट पे जो इनकम आती है उसको आपने प्रॉपर रिटर्न के अंदर रिपोर्ट किया हुआ है, और उसके ऊपर जो टैक्स है वो आप दे रहे हैं, तो फिर वो जो रेंट के ऊपर जो टैक्स है वो आप टैक्स जमा करवाएंगे। ये जो 7E का जो टैक्स है आप जमा नहीं करवाएंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि भाई हमने इसको बचाना कैसे है। मैं आपको सिस्टम पे दिखा भी देता हूं कि अगर आप 7E के, इससे पहले जो लेक्चर मैंने बनाया उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे अगर नो पे इस पे क्लिक करता हूँ ना, यस पे, तो ये रीज़न आती है। तो रीज़न में अगर आप आएंगे तो एक रीज़न यहाँ पे लिखी हुई है, एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू द टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लिवरीज टू पेड देयर ऑन। मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने बिजनेस पे दी, बिजनेस कर रहे हैं या रेंट पे दी हुई है, तो उसका जो टैक्स आपने इनकम वहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर रिपोर्ट की हुई है। अभी हम देखेंगे भी कि टैक्स कितना सेव होगा, ये भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, तो फिर आपने जो टैक्स है वो 7E का पे नहीं करना। अब ये देखिए कि हम एग्जाम्पल ये लेते हैं कि नॉर्मली जिनके पास बिल्डिंग, जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, वो होता ये है कि किसी न किसी जगह पे उसको यूज़ किया जाता है, खाली प्रॉपर्टी नहीं होती। प्लॉट की एक डिस्कशन सेपरेट है। हम ये देख रहे हैं कि अगर एक आपके पास एक 2-3 घर हैं, या इवन प्लॉट भी हैं, तो उसको भी आप किस तरीके से रेंट पे दे सकते हैं, अब ये भी हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो आपने 2-4 प्रॉपर्टीज आपके पास थी, हम ये कहते हैं कि 25 मिलियन से ऊपर वैल्यू निकल गई है। अब वो प्रॉपर्टीज आपने किस तरीके से सेटल करनी है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक रेंट एग्रीमेंट करेंगे। अगर आपने नहीं किया होगा, ऑब्वियसली अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो खाली तो नहीं होंगी ना कहीं जगह पे आपने कोई रेंट पे दी होंगी, या आपने, आपकी अपनी फैमिली है, तो अगर घर के साथ ही एक घर है तो उस घर के अंदर बच्चे रह रहे हैं, तो उनसे आप आपके, अगर आपके नाम पे है तो आपकी वेल्थ में आएगा, तो उनके नाम पे फौरी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन टैक्स सेविंग करने के लिए आप एक रेंट एग्रीमेंट करेंगे। रेंट एग्रीमेंट में फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि पर मंथ 1 लाख रुपया रेंट है, उसको मल्टीप्लाई 12 से करें तो 12 लाख रुपया
पर मंथ रेंट बनता है, जो कि एक सफिशेंट रेंट है इस बिल्डिंग के लिए कि अगर 30 मिलियन 3 करोड़ की कोई बिल्डिंग है तो उसके ऊपर 1 लाख रेंट है, तो ये जो कि एक सफिशेंट फेयर रेंट है, मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कम रेंट है। अब ये देखें कि जब आप इस रेंट को डिक्लेयर करेंगे तो रूल ये कहता है कि आपकी रेंटल इनकम बनती है 12 लाख और 20% तक आपको अलाउ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 20% आप देखें तो 12 लाख का 20% अगर हम लें तो ये फिगर बनती है 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 आप इसमें से माइनस कर लें तो जो टैक्स जिसके ऊपर अप्लाई होना है वो 9,60,000 की शायद अमाउंट बनती है। तो इसको हम अभी एग्जैक्ट माइनस भी कर लेते हैं तो 9,60,000 बनता है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, स्लैब रेट अप्लाई होंगे कौन से, बिजनेस इंडिविजुअल वाले। तो जब आप स्लैब रेट अप्लाई करेंगे जो टैक्स बनेगा तकरीबन 30,000 के करीब बनेगा। अभी मैं ऑनलाइन भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी के टैब में आया, आईआरएस के अंदर रिसीव सेक्शन में आया, 12 लाख मैंने लिखा, उसके बाद 2,40,000 रुपये उसने 1/5 यानी कि 20% ऑटो कैलकुलेट किया रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, तो टैक्सीबल इनकम आ गई 9,60,000 रुपया। अब आप जाएंगे चार्जेबल के सेक्शन में, कंप्यूटेशन में जाएंगे तो टैक्स कितना कैलकुलेट होगा, 30,000। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 30,000 आपका टैक्स बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको इस तरीके से मैनेज नहीं करते तो टैक्स कितना आपने देना है, 3 लाख रुपया। अब आप टैक्स कितना दे रहे हैं, 3 लाख में से आप 30,000 माइनस कर लें तो 2,70,000 रुपये आपकी सेविंग है, जो कि तकरीबन 400-500% सेविंग बन जाती है अगर आप 30,000 के हिसाब से लें। तो इस तरीके से आप प्लान करके हर साल टैक्स बचा सकते हैं। तो अगर आप 5 साल इसको कैलकुलेट करें तो 5 साल बाद ये फिगर 1 मिलियन से ऊपर निकल जाएगी। अब ये प्लॉट आपके पास रहना ही है, ये बिल्डिंग आपके पास रहनी ही है, तो आप इस तरीके से मैनेज करें ताकि इस रूल से आप निकलें और जो टैक्स की सेविंग विद इन द लॉ हम कर सकें। तो इस तरह की टैक्स प्लानिंग करें। अब चीज़ ये आती है कि अगर आपके पास प्लॉट है तो आप कैसे रेंट पे दे सकते हैं। देखिए, प्लॉट को भी तो आप ये आम तौर पे हम देखते हैं कि प्लॉट है खाली पड़ा हुआ है और वो सालों साल खाली पड़ा रहे तो हम ये कहते हैं कि उस पर हम किसी भी मतलब ऐसे लोगों को दें जो वहाँ पे बैठे भी रहें और उसकी हिफाजत भी करें। अक्सर हम देखते हैं कि वो छोटा सा एक घर बना के वहाँ बैठे होते हैं, तो वो प्लॉट खाली नहीं है, वो आप उसके ऊपर थोड़ा सा रेंट के एग्रीमेंट करें और उसको मैनेज करें। और प्लॉट खाली भी है तो उसको आप इस तरीके से डिक्लेयर करें कि उसके ऊपर आपको रेंट की इनकम आ गई। जैसे लोग पार्किंग बना लेते हैं, पार्किंग से इनकम आती है, बाइक पार्किंग है, कार पार्किंग है, तो आपको टैक्स बचाने के लिए इस तरीके की कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। अगर आप इजी और कंफर्ट जोन में रहेंगे तो फिर साल का आपको 3 लाख रुपये देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मैनेज कर लेंगे तो आपको साल का 30,000 रुपये देना पड़ेगा या 40,000 देना पड़ेगा, 50,000 या इससे कम देना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं मैनेज करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ें आप मैनेज करें, इस तरीके से आपकी टैक्स की सेविंग हो सकती है। एविडेंस के लिए वो प्लाट के ऊपर जो भी पार्किंग आपने बनाई है, प्लाट के ऊपर जो भी आप स्टैंड बनाया है, किसी को बैठाया है, उसकी आप पिक्चर्स लें। कल को कोई मसला आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप ये दिखाएं कि भाई ये मेरा प्लाट है, मैंने तो रेंट पे दिया हुआ है, उस रेंट का मेरे पास छोटा सा एक एग्रीमेंट है, या वो मैंने पार्किंग वालों को दिया हुआ है, उससे मैंने ये पैसे ले रहा हूँ और मैं वो प्रॉपर अपनी रिटर्न में चीज़ें डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैंने तो टैक्स दिया हुआ है, तो खाली तो नहीं है। इस तरीके से आप जो टैक्स है वो सेव कर सकते हैं। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।